हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रैंक ट्यूटोरियल। देखिए, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया हुआ था कि सर सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाइए, और साथ ही साथ मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर साइंस की वीडियो कब आएगी। तो मैंने डेट दिया हुआ था सैटरडे, और आज सैटरडे है, तो आज ये वीडियो जो है आपके बीच जाने वाली है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपने साइंस का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, साइंस में आपको पता होगा कि साइंस के 3 ब्रांचेस होते हैं। जो सबसे पहला देखिए ब्रांच है वो है फिजिक्स, फिर इसके बाद जो एक दूसरा ब्रांच होता है, ठीक है, वो है केमिस्ट्री, और फिर जो तीसरा ब्रांच होता है वो है बायोलॉजी। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है, देखिए, ये फिजिक्स का टॉपिक, ठीक है। अब इस फिजिक्स के टॉपिक में सबसे पहली चीज़ जो कि हमें डिस्कस करना है वो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब ये मोशन क्या होता है और डिस्टेंस का मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, देखिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ, एज द टाइम पास्ड बाय द मैन इन्वेंटेड द व्हील्स, मीन्स जैसे जैसे टाइम पास हुआ आदमी ने खोज किया व्हील्स का, मीन्स पहिए का। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस इन्वेंशन कैन बी सीन व्हेन वी लुक एट फास्ट मूविंग कार्स, बुलेट ट्रेन्स एट्सेट्रा। अब ये जो इन्वेंशन हुआ व्हील का, इसका इम्पॉर्टेंस क्या था? तो जब अगर आप इसका इम्पॉर्टेंस अगर आपको समझना है तो आपको इसके लिए उन सारी चीज़ों को देखनी होंगी जहाँ पे व्हील्स का यूज़ किया गया। जैसे अगर हम लोग देखते हैं फास्ट मूविंग कार, मीन्स बहुत तेज़ चल रही कार को, या फिर बुलेट ट्रेन्स को, तब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर इतनी तेज़ चल किस वजह से रही है। तो हम नोटिस करते हैं कि इसमें जो व्हील्स लगे होते हैं इसकी वजह से इतनी तेज़ी से मूव कर पा रही होती है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो व्हील्स का इन्वेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। बट दिस इज़ नॉट द एंड। लेकिन व्हील का इन्वेंशन ही जो है ये एंड नहीं था, मीन्स ये इसका एंडिंग नहीं था। द रिसर्चेस आर स्टिल गोइंग ऑन टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अभी भी रिसर्च जो है वो जारी है जिससे कि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और भी इम्प्रूव कर सके। मीन्स एक जगह से दूसरे जगह के पे जो जाने के साधन होते हैं हम उसको और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सके। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, या फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को मेज़र करने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट चीज़ है डिस्टेंस। अब ये क्या होता है तो आपको पता होगा डिस्टेंस क्या होता है, बट डिफिनेशन डिफाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि हमें पता तो होती हैं, बट उनका डिफिनेशन हमें नहीं पता होता, या फिर अगर कोई कह दे ये क्या होता है तो हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, हाउ फार एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इज कंसीडर्ड एज द डिस्टेंस। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना दूरी चला। मीन्स एक कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ये जो पॉइंट 1 है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और वो यहाँ से चलते 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 ये पॉइंट 4 तक पहुँच गया। तो इसका मतलब क्या कि इसने यहाँ तक के यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया। अब इसके बीच की ये जो दूरी है इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड टाइम। तो ये क्या होता है, ये किसी बॉडी के स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट होता है। देखिए, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इस चीज़ को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या है वो फॉर्मूला? तो देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है मीन्स इस टाइम को हमें इस साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा या इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपने सिंपल इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ा था कि जब अगर इधर से कोई क्वांटिटी इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो वो अगर इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस बेसिस पे देखिए, ये डिस्टेंस तो यहीं पे है, ये जो डिस्टेंस है वो तो यहीं पे है, बट ये टाइम इधर से इधर जा रहा है और ये डिवाइड में है तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। और इनटू, ये जो इनटू होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखिए, इसी चीज़ को तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो डिस्टेंस होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड टाइम। मीन्स किसी भी बॉडी के स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट होता है ये डिस्टेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये क्या होता है, तो देखिए, क्यूबिट वॉज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन एंशिएंट इजिप्ट। तो जो क्यूबिट था वो एक स्टैंडर्ड यूनिट था मेजरमेंट का जो पुराने टाइम में इजिप्ट था वहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वॉज इक्वल टू लेंथ बिटवीन फिंगर
फिंगर टिप्स एंड एल्बो। मीन्स कि अगर आप देखें तो जैसे ये जो हमारा हाथ है तो इसके यहाँ फिंगर, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये अगर हम सिंपली इस कुछ इस तरीके से हाथ बना लेते हैं, ठीक है, मेरा ड्राइंग तो उतना अच्छा भी है नहीं, तो जैसे इस तरीके से अगर कोई हाथ हम बना लेते हैं और ये एल्बो हो, ठीक है, तो इसके यहाँ फिंगर टिप से लेकर के इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग कहते हैं 1 क्यूबिट। ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्यूबिट। तो ये पुराने टाइम में स्टैंडर्ड मेजरमेंट था इजिप्ट में, ठीक है। अब लिखा हुआ है बट ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ ईच पर्सन दीज आर्बिट्रेरी सिस्टम बिकेम ऑब्सोलेट। मीन्स कि हुआ क्या कि अब जैसे सारे लोगों के जो हैंड के साइज होते हैं वो इक्वल तो होते नहीं हैं, तो ये पीपल में या फिर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था, जिसकी वजह से ये स्टैंडर्ड नहीं रह गया। क्योंकि अगर हमने किसी जैसे इस कोई 2 पर्सन है, अगर हम उनकी बात करें तो एक पर्सन का जो 1 क्यूबिट है वो हो सकता है कि कुछ 1 फीट के इक्वल हो जाए, वहीं पे दूसरे पर्सन का जो ये 1 क्यूबिट है वो 1.2 फीट भी हो सकता है या 0.8 फीट भी हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता था, जिसकी वजह से मेजरमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। Other units used earlier were foot ends of outstretched arm and chin, fist etc. कुछ जो अदर यूनिट्स जिसका यूज़ किया जाता था पुराने टाइम में मेज़रमेंट्स को या फिर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, वो क्या कहते हैं, तो जैसे आप देखते होंगे, आप गेम खेलते होंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें जब करते होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगहों पे हम लोग ये जब कंचे खेलते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से 2 फिंगर्स के ये जो मिडिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको मेज़र करते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी हम लोग इससे इस 2 ये जो लाइंस होती हैं यहाँ से भी मेज़र कर लेते हैं। फिर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि लेग से मेज़र, फुट स्टेप से मेज़र कर लेते हैं। तो अलग अलग मेथड से पहले जब कोई भी हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था तो इन लेंथ को मेज़र करने के लिए। Nowadays, the international system of units or the SI system of unit is used all over as a standard unit of measurement. But ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी इस वजह से, तो लोगों ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना दिया जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका यूज़ पूरे वर्ल्ड में किया जाने लगा स्टैंडर्ड तौर पे मेजरमेंट के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द MKS सिस्टम इज़ कॉल्ड द SI सिस्टम। तो अब ये जो MKS सिस्टम, देखिए MKS ये लिखा हुआ है ना, MKS सिस्टम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये MKS होता क्या है। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है MKS, तो मीन्स मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मेनली यही 3 यूनिट्स यही जो 3 क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हमें मेज़र करना होता है। जैसे अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करना हुआ तो हम लोग मीटर का यूज़ कर लेंगे, या फिर हमें वेट मेज़र करना हुआ तो हम लोग इस केजी का वेट यूज़ कर लेंगे, और अगर हमें टाइम का मेज़रमेंट करना हुआ तो हम सेकंड का यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा MKS SI यूनिट है हमारे इंडिया के लिए। अदर कंट्रीज़ में CGS सिस्टम भी चलता है, FPS, एक होता है CGS सिस्टम और एक होता है FPS सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 सिस्टम्स भी हैं, ये भी चलते हैं। CGS में C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड, और FPS में F का मतलब होता है फीट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकंड। तो ये 2 कुछ और भी सिस्टम्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में फॉलो की जाती हैं। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट, या फिर 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर कह सकते हैं, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड कह सकते हैं। ये सारे फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं। अब देखिए, अब इसमें हमारा जो ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखिए आता है वो है मोशन। तो सबसे पहली चीज़ कि मोशन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए समझते हैं इन सारी चीज़ों को। तो देखिए जैसा कि अब नेक्स्ट टॉपिक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। मीन्स जब कोई एक बॉडी किसी
एक फिक्स पोजीशन या फिर किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। इस चीज़ को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम ये पेपर ले लें, ठीक है, इस पर कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। अगर इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में हम इस पॉइंट बी की बात करें तो ये अभी यहाँ पे है, हो सकता है कुछ 5 सेकेंड्स के बाद ये पॉइंट जो है बी से यहाँ पॉइंट सी पे आ गया। तो अब अगर हम देखें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया या फिर कम भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर या जो डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में और किसी एक दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में है। तो यही होता है मोशन। देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि एक जो बॉडी है जब अपने पोजीशन को चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, तब हम लोग कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। इट इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ये कुछ फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, इसके 4 टाइप्स हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की, तो यहाँ पे 4 टाइप्स के टोटल मोशन होते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो मोशन है वो है रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड है सर्कुलर मोशन, थर्ड है पेरियोडिक मोशन और फोर्थ है रोटेशनल मोशन। अब ये चारों मोशन होते क्या हैं तो देखिए इनको भी डिस्कस करते हैं। अब अगर आप इसमें देखें तो रेक्टिलिनियर मोशन का डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच एज अ ट्रेन मूविंग अलोंग अ रेलवे ट्रैक। तो अगर हम लोग बात करें किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि मूव करता है कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग, जैसे कि हमारी ट्रेन वो रेलवे ट्रैक जो कि एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होता है उसके अलोंग मूव करता है। वैसे बहुत सारी जगहों पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारी जगहों पे तो रेलवे लाइन जो होता है कर्व शेप में होता है, तो हम उस डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस पाथ की जो स्ट्रेट होता है। तो जो ट्रेन होता है वो मैक्सिमम मोस्टली जो होता है वो स्ट्रेट पाथ पे ही मूव करता है। तो ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन करता है उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। मीन्स उसका जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर है, किसी एक लाइन के अलॉन्ग है, तो इसको हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। इसको कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये मोशन कर रहा है ऐसे स्ट्रेट, तो ये एक किसी लाइन के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि इसका जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन है। अब सेकंड पे आते हैं तो देखिए जो सेकंड डेफिनेशन दिया हुआ है वो है सर्कुलर मोशन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल गया क्या कि जब भी कोई एक बॉडी एक किसी सर्कल पाथ के अलॉन्ग मोशन करता है तो हम लोग इसको कहते हैं कि वो बॉडी जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो देखिए इसी का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ सच एज द मोशन एग्जिबिट बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा है, तो देखिए कोई भी एक बॉडी, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन करे, मीन्स यहाँ से ऐसे एकदम सर्कुलर पाथ में घूमते हुए वापस ऐसे करता है, मोशन करता रहे, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल के लिए जो आप घड़ी में सुइयाँ देखते हैं वो एक सर्कुलर मोशन करता है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो अगर बात करें तो वो है देखिए पेरियोडिक मोशन। तो ये क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट repeats its motion after a fixed interval of time such as the motion of a pendulum। मीन्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि अपना मोशन है उसको एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे तो इसको हम लोग कहते हैं पेरियोडिक मोशन। जैसे कि आप एग्जांपल में बात करें तो जो वॉल क्लॉक्स होते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो जो ये पेंडुलम लगा हुआ होता है, ये देखिए यहाँ से जो है ये चलना स्टार्ट करता है, यहाँ तक आता है, फिर उसके बाद वापस यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर वापस यहाँ तक आता है। और तो ये इसको हम लोग कहते हैं 1 पीरियड। मीन्स एक ये इतना जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ तक आया और फिर वापस यहाँ तक, ये मीन्स यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया और फिर यहाँ से जब अपने मीन पोजीशन पे आया, तो इसको हम लोग कहते हैं 1 पीरियड। और इसको कहते हैं हम लोग मीन्स कि इसने एक जो पीरियड है अपना कंप्लीट कर लिया। तो ये जो होता है अपने एक फिक्स टाइम पे इतने डिस्टेंस को कवर करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो इसके एग्जांपल में भी देखिए दिया हुआ है कि मोशन ऑफ अ पेंडुलम, मीन्स जो एक कोई पेंडुलम होता है उसका मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। ये क्या होता है, तो व्हेन अ बॉडी रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस सच एज द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो जब कोई एक बॉडी रोटेट करे मीन्स कि उसका पोजीशन नहीं चेंज होगा। मीन्स जैसे ये हम कोई बात कर लें कि ये एक लाइन है, तो ये एक एक्सिस है, इसके अलॉन्ग जो है वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये रोटेशन कर रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन, जो कि आपने पढ़ा भी हुआ है, बस हमें यहाँ पे चीज़ों को रिकॉल करना है। तो देखिए लाइट क्या होता है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। लाइट इज़ एन एनर्जी एंड इट हेल्प्स अस टू सी अदर ऑब्जेक्ट्स। लाइट क्या होता है, ये एक तरीके की एनर्जी होती है और ये हेल्प करता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देखने में। जैसे अगर अभी हम बात करें कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें जो कि आपको दिख रही हैं, ये क्या है, ये लाइट की वजह से ही तो दिख रही हैं। अभी अगर कमरे में अंधेरा कर दें तो क्या आपको कोई भी चीज़ें दिख पाएंगी? नहीं दिख पाएंगी। तो ये जो लाइट होता है वो हेल्प करता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को हमें देखने में। द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे इसमें बात करें तो जो सन हो गया, स्टार हो गया, ये सारे अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वाइल द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट आर विजिबल व्हेन रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन देम आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपना खुद का लाइट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें हमें विजिबल होती हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि बुक हो गया, प्लैनेट्स हो गए, या फिर मून। मून को भी आप नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि उसका अपना खुद का लाइट नहीं होता है। जब सन का लाइट मीन्स, जैसे कि अगर यहाँ पे मून है तो जब सन का लाइट इस पर पड़ता है तो ये रिफ्लेक्ट होता है अर्थ के साइड पे। इधर अगर अर्थ है तो इधर रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे मून विजिबल होता है। तो ये मून जो है ये भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें देखिए कुछ आगे भी चीज़ें दी गई हैं, तो सच एज बुक ये हो गया। फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन बी। अब ये जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट वो है ट्रांसपेरेंट, ऑपेक, और जो लास्ट है वो है ट्रांसलूसेंट। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आपको तो पता भी होगा कि ट्रांसपेरेंट बहुत सारी जगहों पर नाम सुनते हैं, ट्रांसपेरेंट मिरर, ट्रांसपेरेंट पेपर, तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी। तो देखिए ट्रांसपेरेंट का मतलब पहले समझ लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर दोज विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। मीन्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपने अंदर से लाइट को पास करने देते हैं। एग्जाम्पल के जैसे क्लीन एयर या फिर क्लीन ग्लास। ग्लास में जैसे आप अपने जो चश्मे होते हैं उनको देख लीजिए, तो उसमें से लाइट आसानी से पास कर सकता है। या फिर मिरर में भी क्या होता है कि मिरर में पीछे से पेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें अपना इमेज दिखने लगता है। लेकिन अगर वो पेंट ना हो तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, और ट्रांसपेरेंट होगा तो उसमें से लाइट ईजिली पास हो पाएगा। तो वो भी ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपेक ऑब्जेक्ट। देखिए ऑपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आर दोज विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करने देते। जैसे एग्जांपल है दरवाज़ा, आप दरवाजे के इस साइड टॉर्च जलाइए तो क्या दरवाजे के उस पार तक लाइट पास हो पाएगा? जैसे एग्जांपल के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये एक दरवाज़ा है और इधर से हम टॉर्च जो है ऐसे कुछ जला रहे हैं, तो क्या ये लाइट इधर पास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, ये लाइट इधर तक पहुँच ही नहीं पाएगा, यहीं पर रह जाएगा, ये दरवाजा इसको ब्लॉक कर देगा। तो इसीलिए ये जो दरवाज़ा होता है वो ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है। और जैसे बुक आप ले लीजिए, या फिर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करने देता, उसको हम लोग कहते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट। और इसकी वजह से शेडोज फॉर्म होते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर कभी भी एक कोई, आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक कोई टॉर्च है जो कि कुछ इस तरीके से ऐसे जलाया गया, तो इसने खूब ढेर सारी लाइट प्रोड्यूस किया। अब इसके बीच में अगर हम एक कोई ऐसा आर्टिकल रख देंगे तो यहाँ पे इसका एक बड़ा सा इमेज बनने लगता है। मीन्स ये जो लाइट्स है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल पास नहीं हो पाती हैं, तो इसका एक इमेज बन जाता है वॉल पे। इमेज नहीं, उसको शेडो हम लोग कहते हैं। या फिर आप जब देखते होंगे तो कभी भी आप अगर लाइट घर में जल रहा होगा कोई एक, तो आप उसके सामने अगर खड़े हो जाएंगे, या फिर कभी लाइट चली जाती है तो टॉर्च जब जलता है तो उसके सामने अगर अपने हाथों, जैसे मैं सिंपली यहाँ पे अपने हाथों को देखिए ऐसे करूँगा, देखिए ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना, ये शेडो है। तो इसी को हम लोग कहते हैं शेडो। और ये किस वजह से फॉर्म होता है? तो ये ऑपेक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से फॉर्म होता है। नेक्स्ट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? तो आर दोज विच अलाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में ऑब्जेक्ट्स को पास होने देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्मोक्ड ग्लास। एक स्मोक्ड ग्लास की बात करें तो उसमें से लाइट जो है बहुत ही हल्के तरीके से पास हो पाता है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये पेपर है, इस पेपर के सामने से अगर लाइट को हम लोग पास करें तो देखिए लाइट जो है वो पास तो होगी बट बहुत हल्की सी।
तो ये भी जो है एक तरीके से ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट अगर हम यहीं पे ढेर सारे पेपर्स को रख दें या फिर एक बुक को रख दें तो वो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देगा, तो वो ट्रांसलूसेंट नहीं, वो ऑपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे की जो चीज़ें जैसे मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, फिर इसके आगे हम लोग मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि भी रह गए हैं, तो उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।